अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड तक सब कुछ सीख लिया था, ग्राफिकल एज वेल एज अलजेब्रिक अप्रोच भी पढ़ ली थी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी सीख लिया था। लेकिन आज जो हम लोगों ने सीखना है वही सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है। इट मींस हमारे को 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंटिन्यू करनी है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें हम लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट लेना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। इवन मैंने पूरा सोल्यूशन शो कर दिया था आप लोगों को। तो अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन से वर्क, जिसमें लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने फॉर्म करना है और फिर उसको बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब दो अलजेब्रिक इक्वेशंस निकालो, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन रिपीट करने की नीड तो नहीं है ना, आई थिंक आता होगा। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बीइंग अ वर्ड प्रॉब्लम कई बार कुछ बच्चों के लिए ट्रिकी रह जाती है चीजें, यार ये है क्या, तो प्लीज लिसन इट केयरफुली, इजी है बहुत, ध्यान देना है बस। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। इन्होंने कहा कोई दो नंबर है, लेट वन नंबर बी x अनदर बी y, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो मेरे पास यहाँ पे दो डाटा है एक ही क्वेश्चन के अंदर, और ये दो डाटा इसलिए है जिससे कि मैं इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट कर सकूं। तो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन बेटा, जिस दिन भी आपको क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ जाए कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस है, तो इट इज 100% कंफर्म एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट को x मान लो, सेकंड को y। मेक इट क्लियर इन योर पेपर की लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंस हियर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन मैंने सोचा मेरे पास कोई दो नंबर थे x और y, आप लोगों ने भी सही नहीं सोचा होगा x प्लस y, बट द मेन पॉइंट इन आवर क्वेश्चन इज दैट कि क्योंकि डिफरेंस दे रखा है तो एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, इसलिए मैंने उसे x और y नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, जो मेरे पास पहली अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई। दिस इज द अलजेब्रिक इक्वेशन जो मैंने यहां से जनरेट करी गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और मुझे उम्मीद है सबको यहां तक ऑलमोस्ट ओके हो गया होगा। देन सेकंड इंफॉर्मेशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो ये तो अंडरस्टूड होगा कि जो नंबर बड़ा होगा वही छोटे नंबर के कितने टाइम होगा, 3 टाइम। तो इसलिए मैंने लार्जर स्मॉलर माना था। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, तो x इक्वल टू 3y। इज दिस टू बेसिक इंफॉर्मेशन आर क्लियर बेटा या नॉट? मुझे लगता है शायद समझ आ गया होगा। एक बार फिर भी करते हैं शुरू। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, तो लेट द लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y, उन दोनों का डिफरेंस 26। एंड सेकंड इंफॉर्मेशन है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के 3 टाइम्स है, तो बड़ा नंबर हो गया x, छोटा नंबर है y, और बड़ा नंबर छोटे नंबर के 3 टाइम्स हो गया, तो x इक्वल टू 3y। एंड हियर द सेकंड पॉइंट इज दैट बेटा सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑलरेडी x किसकी टर्म्स में आ रखा है, y की टर्म्स में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने सेकंड वाली की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी, तो यहां क्या आएगा देखो, मेरे को पता है कि यहाँ पे हम x के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3y, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26। वी रिप्लेस दिस x विद 3y, वी रिप्लेस अवर x विद 3y, तो ये आ गया 2y इक्वल टू 26, विच मीन्स y इज 30 एंड x विच इज इक्वल टू 3y, इंडिकेटिंग 3 इंटू 30 यानी कि 39। हेंस बेटा हमारे जो वो दो नंबर आ गए वो आ गए 39 एंड 30। लिसन इट वंस अबाउट। क्वेश्चन में था दो नंबर थे, x और y माना, एक को बड़ा माना एक को छोटा माना, दोनों का डिफरेंस था 26, तो x माइनस y ले लिया मैंने 26। फिर दूसरा नंबर, दूसरी इंफॉर्मेशन थी बड़ा नंबर छोटे नंबर के 3 टाइम था, तो x बिकम 3y। देन वी मेक अ रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आफ्टर दिस फर्स्ट पार्ट, अभी हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया उसी क्वेश्चन नंबर 3 का, उसी एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें एक बार फिर से लीनियर इक्वेशंस की फॉर्मेशन चाहिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो आप लोगों ने नोट करा होगा एक लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक सिंगल लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मैं आराम से बताता हूँ, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें बड़ा नंबर छोटे नंबर से एक्सीड कर रहा है 18 से,
बड़ा एंगल छोटे एंगल से एक्सीड कर रहा है 18 से। होप सो यू आर गेटिंग इट। तो एक बार फिर से अगर मैं ध्यान दूं और बातों को फिर से एनालाइज करूं तो मुझे पता चल रहा है दो तरह के एंगल है, बड़ा और छोटा। तो मैंने लिखा लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। तो here we need to consider two angles, one is larger another is smaller। तो बड़े एंगल को मैंने x डिग्री मान लिया, छोटे एंगल को मैंने y डिग्री मान लिया। एंड स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सप्लीमेंट्री एंगल? क्या इंडिकेट करता है ये वर्ड सप्लीमेंट्री? तो सप्लीमेंट्री बेसिकली बताता है जब दो एंगल का सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90, सप्लीमेंट्री है तो 180। तो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स is always 180 डिग्री। प्लीज मेंशन इट, कॉपी करिए, काम आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो 90 डिग्री। तो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मैंने माना बड़ा एंगल x डिग्री, छोटा एंगल y डिग्री। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन x plus y equal to 180 degree। Where we use, from where we get this information better? Just because of this कि कोई भी दो एंगल जो सप्लीमेंट्री के है तो उनके एंगल का सम कितना आने वाला है? 180 डिग्री आने वाला है। सेकंड, लार्जर एक्सीड स्मॉलर बाय 80। जब भी मैथ्स में कोई चीज समझ ना आ रही हो और वो इंग्लिश में लिखी हो तो उसे पहले लिख लो। लार्जर मतलब x, स्मॉलर मतलब y, एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, मतलब डिफरेंस, बाय कितना? 80। तो दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अंडरस्टूड है, डिग्री ही चलेगी। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है। दोबारा सीख लेते हैं। हमारे पास एक दो एंगल से सप्लीमेंट्री नेचर के जिनमें उन दोनों का सम था 180। तो मैंने लिख दिया x plus y equal to 180 डिग्री। फिर बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 बड़ा था, इसलिए x minus y कितना आ गया? 18 डिग्री। इज दिस ओके? अब क्या हुआ, दो इक्वेशंस आ गई, मुझे किसी एक में से एक वैल्यू निकालनी है x या y की और दूसरे में पुट कर देनी है। तो हम चाहे x पे भी जा सकते हैं, हम चाहे y से भी जा सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बार फिर से कंसीडर करी, कंसीडर द इक्वेशन सेकंड। वी गेट, जैसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर करी, x इक्वल टू y प्लस 18। थिंक अबाउट इट, ये y उधर गया होगा और ये बन गया y प्लस 18। अब क्या लिखते हैं मैंने? पुट द वैल्यू ऑफ, याद होगा लास्ट लेक्चर में टॉपिक, इन इक्वेशन विच वन? जब मैंने निकाला सेकंड से तो पुट किस में करूंगा? फर्स्ट में। तो इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट में x रिप्लेस होने जा रहा है y प्लस 18 से। तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। यहां से हम यहां पहुंचे हैं। तो इसमें x के यहाँ पे क्या वैल्यू डाल दी मैंने? y प्लस 18। तो दिस बिकम 2y इक्वल टू 18 माइनस 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू 162। तो y ऑफ द क्वेश्चन बिकम 81। तो y कितना आ गया मेरे पास? 81 डिग्री आ गया। सो बेटा अगर मुझे x चाहिए तो x था y प्लस 18। तो क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी 81 आ चुकी है तो हमारा आंसर आ गया 99 डिग्री। तो एक बार फिर से रीचेक करते हैं अपने क्वेश्चन को, क्रॉस चेक भी करेंगे आंसर को। इसके बाद हमने माना बड़ा एंगल x है, छोटा एंगल y है और दोनों का सम 180 है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की बोथ ऑफ द सम ऑफ द बोथ ऑफ द एंगल्स आर ऑफ सप्लीमेंट्री नेचर। सप्लीमेंट्री तो दोनों का सम 180 है और उन बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 बड़ा है तो x माइनस y कितना आ गया है? 18 आ गया है। सबसे पहले इन दो बातों पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे कुछ गलती हो गई तो फिर आगे आंसर नहीं सही आएगा और हम लोग संभाल नहीं पाएंगे उसके क्वेश्चन को। तो मेन फोकस इन दो इंफॉर्मेशंस में है। यहां तक हो जाए तो सप्लीमेंट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है अगर वो ढंग से क्लियर हो गया तो इसमें मेरी नीड नहीं है सोल्यूशन को कॉपी करने की। यूज योर माइंड ओनली। मैंने क्या किया, फिलहाल सेकंड इक्वेशन कंसीडर करी, x को उधर भेज के y निकाला, y के टर्म्स में x आ गया, फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दिया और y का आंसर आ गया और फिर x आ गया। अब इसे चेक कैसे करेंगे? मैंने बताया था कल भी, जो भी आपके सोल्यूशन निकलते हैं वो दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाए तो इट मींस वी आर 100% एक्यूरेट इन आवर क्वेश्चन। तो बैक आंसर देखने की नीड नहीं है या पीछे वाले से पूछने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में खुद चेक कर सकते हो। 18 और 99, तो अगर मैं x प्लस y लूं 99 प्लस 81 इट्स 180। पहली इक्वेशन फिट हो गई।
99 minus 81 it's 18 दूसरी इक्वेशन में फिट हो गई. It means we are 100% accurate in our answer. Now continue with the question number third again and part third for it, जिसमें फिर से लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाओ और उसके सोल्यूशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो. क्वेश्चन है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. बाद में उसने ही 3 बैट्स और 5 बॉल्स को परचेज करा 1750 का. बताओ ईच बैट और ईच बॉल कितने की है. तो एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस लास्ट स्टेटमेंट दैट कि मुझे 2 आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and cost of 1 ball बी ₹Y. तो इस तरह से X और Y हमारे पास कॉस्ट आ गई एक बैट की एक बॉल की. तो पहली इंफॉर्मेशन क्या कहती है 7 बैट 6 बॉल. अगर एक बैट X रुपीस का है तो 7 बैट कितने के होंगे. लाइक ऐसा समझो मान लो एक बैट 100 रुपीस का है तो 7 बैट कितने के होंगे. तो आप कहोगे 100 into 7 700 के होंगे. इसी तरह से अगर एक बैट X रुपीस का है तो 7 कितने के होंगे 7X. बॉल्स कितने की हो गई 6Y. इज दिस क्लियर. सम किया दोनों का क्योंकि टोटल बिल कितना आ रहा है 3800. एंड दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. बाद में बैट्स हो गए 3 तो 3X, बॉल्स हो गई अगेन 5 तो 5Y and this will give you 1750 and this is known to be second linear equation. अब ये 2 लीनियर इक्वेशन मेरे पास आ गई है. अब हमारे इन्हें सॉल्व करना है स्पेशली विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. किसी भी एक को आप कंसीडर करो जो आपको ठीक लग रही हो. मैं तो जनरली इस बार फिर से कंसीडर करने जा रहा हूं. कंसीडर द इक्वेशन सेकंड ओनली और आई ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा. तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y एंड x बिकम 1750 माइनस 5y अपॉन 3. आफ्टर हैविंग दिस सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन. यू नो दैट अगर सेकंड कंसीडर करिए तो फर्स्ट में पुट करूंगा. तो इट इज 7 टाइम 1750 minus 5y upon 3 plus 6y equal to 3800. Is this okay? हम लोगों ने इस x को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है. अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. 3800 तो सामने ही है. इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 35 52 5 और ऊपर आ गया 12. ठीक है ना. ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया. -35y प्लस 30y और नीचे आ गया 3. 30 आएगा बेटा ये 18 आएगा एलसीएम लेने के बाद. 3 ऊपर चला गया 12250. 35 में से 18 गए तो 17y और ये आ गया 00411. इज दिस ओके. अब अरेंज करते हैं. -17y 11400 माइनस 12250. 17y माइनस आएगा यहाँ पे 50 आएगा यहाँ पे और 12 में से 8 गए 4 गए तो 8 आएगा. तो फाइनली y बिकम 50. तो मेरे को यहाँ से हमारे क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या मिल गई है 50 मिल गई है. नाउ पुट दिस वैल्यू इन x. तो x आ गया 1750 माइनस 5 इंटू 50 upon 3. When you calculate it properly, it is 1500 upon 3, which gives you an answer as 500. तो finally what we conclude, हमें क्या पता चला. मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा फाइनल आंसर. तो cost of 1 bat is ₹500 and cost of 1 ball is ₹50. Check it once more. क्वेश्चन में था एक बैट को x रुपीस का माना, एक बॉल को y रुपीस का माना. 7 बैट 6 बॉल गिव यू 7x plus 6y which total goes to 3800. Then after that 3 bats and 5 balls make this 3x plus 5 and its total goes to 1750. With the help of these two equations मेरे को 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई और मुझे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करना है. इसलिए मैंने किसी एक में से x की वैल्यू निकाली. जैसे कि सेकंड में से निकाली, फर्स्ट में पुट कर दी. Make a simplification y आ गया. With the help of y, putting that value y in this part, we get a x.
जरूरी नहीं है आपको y यही रखनी है, आप यहाँ भी रख सकते हो y, यहाँ भी रख सकते हो, इट्स ऑन योर चॉइस, बट बेटर है यहाँ रखो, जल्दी कैलकुलेट होगा। एंड एज अ रिजल्ट हमारे बैट और बॉल की कॉस्ट 550 ईच आ गई। नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 3। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, ध्यान देना, बट इजी है बहुत। एक टैक्सी का चार्ज या सिटी के अंदर फिक्स चार्ज टुगेदर विद द डिस्चार्ज ऑफ फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। कहते हैं जो हमारी टैक्सी अगर हम हायर करते हैं सिटी में, ओला हो गई, उबर हो गई, तो उसमें एक तो वो फिक्स चार्ज लेते हैं हमसे, एज वेल एज चार्ज पर डिस्टेंस कवर लेते हैं हमसे। ये 3 बातें हाईलाइट करी मैंने आपके लिए, 4 बातें। टैक्सी हायर करी, उसने हमसे एक फिक्स अमाउंट ले लेना है, सपोज करो 20 रुपए ले लेगी, मेरे घर आने के 20 में तो लगेगी, प्लस डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस हम उसमें मूव करेंगे आने जाने में पर किलोमीटर से, वो हमसे लेगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमारे को टैक्सी को पे करने पड़ते हैं 105 रुपीज। देन आफ्टर दैट अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमें टैक्सी को पे करना होता है 155 रुपीज। क्या फिक्स चार्ज है, क्या चार्ज पर किलोमीटर है, ये निकालो, फिर वो भी चार्ज निकालो जब हम 25 किलोमीटर गए। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करो दोबारा पॉज करके, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। मैं फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। टैक्सी का चार्ज सिटी के अंदर 2 चीजों पे बात डिपेंड कर रहा है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। देन उसके बाद 2 स्टेटमेंट है मेरे पास, 10 किलोमीटर के हमारे को 105 रुपए पे करने हैं और 15 किलोमीटर के हमारे को 155 रुपीज पे करने हैं। हमारे को फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देन वी आल्सो नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट व्हिच वी हैव टू पे व्हेन वी आर मूविंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। जब हम ट्रैवल करने गए 25 किलोमीटर के लिए तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो टू स्टार्ट द क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से मुझे 2 बातें बहुत क्लियरली दिख रही है। वन थिंग, हमें फिक्स चार्ज पे जाना है, सेकंड थिंग हमें चार्ज पर किलोमीटर पे जाना है। तो मैंने माना लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड देन चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। मैं उम्मीद करूं कि समझ आ गया होगा, नहीं तो पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा सुनो जो मैंने बोला था अभी तक। अब मेरे को फिक्स चार्ज मिल गया x रुपीज का, मुझे चार्ज पर किलोमीटर मिल गया y रुपीज का, और मैं पहले कितने किलोमीटर का डिस्टेंस करने गया 10 किलोमीटर। तो क्या खर्चा आएगा, देखो फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 20 किलोमीटर जाओ, 1000 किलोमीटर जाओ, फिक्स चार्ज रिमेन x प्लस ये पर किलोमीटर है। मान लो आप 2 किलोमीटर गए तो 2y लग जाएगा, 10 किलोमीटर गए तो 10y लग जाएगा, 25 किलोमीटर गए तो 25y लग जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के y रुपीस है। तो अगले किलोमीटर के फिर से y जुड़ गए तो 2y हो गए, तीसरे किलोमीटर पे फिर से y जुड़ गए तो 3y हो गए। इसलिए 10 किलोमीटर के कितने आ गए 10y। इज दिस क्लियर? फिक्स चार्ज एंड 10 into y, क्योंकि हम 10 किलोमीटर गए और इट कॉस्ट 105। इन अ सेकंड केस, अगर हमारी अब जर्नी 15 किलोमीटर की है तो फिक्स चार्ज तो अभी x ही रहेगा, नो चेंज इन इट, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस चार्ज होगा वो 15y होगा, इट्स 155। तो वी आर गेटिंग अवर 2 इक्वेशंस। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने टैक्सी को हायर करा, 2 तरह के चार्जेस पे कर रहे हैं, एक फिक्स, एक पर किलोमीटर चार्ज। फिक्स चार्ज x रुपीस, पर किलोमीटर चार्ज y रुपीस। मैंने टैक्सी को बुलाया, हायर किया टैक्सी को, मुझे एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, मैं 10 किलोमीटर घूमने गया उसमें, मैं 10 किलोमीटर दूर गया, तो मैं कितना पे करके आया उसे x प्लस 10y, और मेरा टोटल बिल आया 105 का। इज दिस क्लियर? प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों अमाउंट ऐड करने हैं। y को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो किलोमीटर पर, मतलब चार्ज पर किलोमीटर था। मान लो चार्ज पर किलोमीटर किसी का 5 रुपए है, तो बताओ 3 किलोमीटर का कितना रुपए आएंगे? तो आप कह रहे हो पर किलोमीटर 5 रुपए ले रहा, तो 3 किलोमीटर के ले रहा 15 रुपए। तो क्या किया मैंने 3 into 5 किया, ऐसे यहाँ पे 10 into y किया। सिमिलरली दूसरी केस में 15 किलोमीटर गए तो 15 into y किया, साथ में क्या आया x तो आएगा ही आएगा एज अ फिक्स चार्ज, और इनका सम हमें पता ही है। नाउ वी कंसीडर, सब्स्टिट्यूशन करना है मुझे। नाउ वी कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन फर्स्ट। इस बार मैंने फर्स्ट कंसीडर कर ली, उसमें से मैंने वैल्यू निकाली आपके लिए स्पेशली x की, वो आ गई 105 minus 10y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, क्योंकि मैंने फर्स्ट कंसीडर करी थी तो मैं पुट क्या करने वाला हूं सेकंड में। वी गेट, तो देखो सेकंड इक्वेशन में इन द प्लेस ऑफ x यू नीड टू राइट 105 minus 10y plus 15y equal to 155. Please remember, we just replace this x
विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाल ली है। तो इट्स 5y इक्वल टू 50। चेक इट दिस वेरी केयरफुली। क्या किया मैंने, 15 में से 10 गए 5, वो उधर जाके माइनस, तो y बिकम 10। टू गेट द वैल्यू ऑफ x मैंने इसमें यहाँ पुट कर दिया 105 माइनस 10 into 10, when you solve it, it is 105 minus 100, it is only 5 rupees. So, fixed charge कितना आ गया मेरे पास? तो fixed charge of taxi तो आ गया ₹5 as x, and charge per kilometer कितना आ गया? Charge per kilometer आ गया बेटा ₹10। तो क्या आपके दोनों अमाउंट समझ आ गए? अब हमसे तीसरी बात, सेकंड पार्ट भी पूछा है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? टोटल चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना रहेगा? x प्लस 25y। क्योंकि अगर कोई पर्सन एक टैक्सी को 25 किलोमीटर के लिए हायर करता है तो फिक्स चार्ज तो पे करेगा ही करेगा, प्लस पर किलोमीटर चार्ज भी पे करेगा। तो ये हो गया बेटा 5 रुपीज एंड 25 into 10 which total cost you 255। आई थिंक इजी क्वेश्चन था, जस्ट लिटिल बिट बड़ा था बस, इसलिए डरते हैं बच्चे। दोबारा देख लो एक बार। फिक्स चार्ज को x माना, चार्ज पर किलोमीटर को y माना। 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y आ गया, बिकॉज 10y क्यों आया? क्योंकि y into 10 करना पड़ा। ये 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y। देन वी गो फॉर अ सब्स्टिट्यूशन एंड सॉल्व फॉर x and y, एंड आफ्टर हैविंग x and y देयर इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि मुझे टोटल चार्ज निकालना है 25 किलोमीटर का, वो मैंने ऐड ऑन कर दिया। याद रखना 25 किलोमीटर का चार्ज पूछा था इसलिए निकाला है, और क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है अब, जिसमें लिखे फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देंगे, और वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देंगे। आपको बताना वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो कंटिन्यू विद दिस, इट इज क्लियर दैट कि मुझे फ्रैक्शन पे जाना है, और हमें पता है फ्रैक्शन के अंदर 2 टर्म आती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर बी, हमने अपने क्वेश्चन में न्यूमरेटर को मान लिया x एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लिया हम लोगों ने? y। प्लीज रिमेंबर, जब भी कभी फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन वर्ड आता है, तो आपको अपना क्वेश्चन यहां तक खुद ही कंटिन्यू कर लेना है हमेशा। न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन को ऊपर वाला पार्ट होता है, और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है, इसलिए न्यूमरेटर बिकम x एंड डिनोमिनेटर बिकम y। एज अ रिजल्ट फ्रैक्शन बिकम x/y। ध्यान दो सभी आप लोग। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन फ्रैक्शन क्या है? x/y है। अब क्वेश्चन कहता है if 2 is added to both of numerator and denominator, सीधी सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो, x plus 2 y plus 2, then the fraction become 9/11। तो इसका फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। सीधा लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो, ये 9/11 हो जाएगा। तो 11x plus 22, 9y plus 18, 11x minus 9y, 18 में से 22 गए -4, जो मेरे को मिली मेरे क्वेश्चन से पहली इक्वेशन। इज दिस ओके? मैंने क्या करा, x/y फ्रैक्शन था, 2 दोनों में ऐड कर दिया, तो नया फ्रैक्शन बना 9/11। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 11 into 22, 9y plus 18, then we arrange it। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं इससे हम लोग। In the case of second equation, it is given that when 3 is added to both of them, so x plus 3, y plus 3, it becomes 5/6. This is the second information. Again, cross multiply it, and we are getting 6x minus 5y equal to -3. This is the second linear equation we obtained. क्या मैं दोबारा समझाऊं आप लोगों को? Numerator x, denominator y, so fraction become x/y. When 2 is added to both of them, it is 9/11. When 3 is added to both of them, it's 5/6. अब मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई है, किसी एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है, एज नॉर्मली हम करते आ रहे हैं काफी टाइम से। तो मैंने इस बार कंसिडर कर लिया आपके सामने इक्वेशन सेकेंड। 6x बिकम 5y minus 3, तो x बिकम 5y minus 3/6। अब क्या करूंगा मैं इस x का? we need to put the value of x, put the value of x in equation। कहाँ पुट करूंगा मैं? फर्स्ट। we get, ये इक्वेशन क्योंकि मैंने सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में पुट करूंगा,
11 टाइम 5y minus 3 upon 6 minus 9y equal to minus 4. Let's take the LCM as 6. 55y minus 33 और 54 होता है शायद 6 9 का 54y equal to minus 4. ये आ गया y minus 33 equal to 24. तो finally we are getting our answer as 9. जब 33 उधर जाके ऐड होगा y आ जाएगा 9. सो x लाने के लिए यहां से x ढूंढता हूं मैं इसमें, तो मेरे पास आया 5 into 9 minus 3 upon 6. तो देखो मैं ओरल बोल रहा हूं 5 9 जा 45 45 में से 3 गए 42. ये आ गया 42 upon 6. इट मींस x is 7. बट देयर इज अ डिमांड ऑफ फ्रैक्शन ओनली, हेंस द फ्रैक्शन इज 7 upon 9. ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे को लिखना था x अपॉन y. तो आप लोगों ने देखा न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन है x अपॉन y. अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन दोनों में 2 2 ऐड करो, इट्स 9/11. रीअरेंज फॉर अ फर्स्ट इक्वेशन. दोनों में 3 3 ऐड करो, इट्स 5/6. रीअरेंज फॉर सेकंड इक्वेशन. देन व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर हैविंग बोथ पेयर ऑफ इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सेकंड इक्वेशन कंसीडर ही करी, x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दिया, सॉल्व करते गए x और y आ गया, फ्रैक्शन आ गया. चेक करना चाहो देखो ऑन द स्पॉट चेक हो रहा है. 7/9 में 2 2 ऐड करो, तो देखो मैं आपको ये चेकिंग प्रोसीजर बता रहा हूं. 7/9 में 2 2 ऐड करो, तो इट इज व्हाट 9/11. ऑलरेडी मेंशन टू अस. 7/9 में 3 3 ऐड करो, तो इट इज 10/12. व्हेन यू रिड्यूस इट इज 5/6. वो भी एक्यूरेटली फिट हो रहा है. तो मैंने कहा ना लीनियर इक्वेशन को आप स्पॉन्टेनियसली चेक कर सकते हो कि आइदर इट इज क्लियर और नॉट. इन वैल्यूज को आप इन दो इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हो. नाउ दी क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है ये, जिसमें हमारे पास लिखा है 5 year hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son. जेकब पे एक पर्सन है, उसकी एज अपने बेटे के 3 टाइम होगी अगर हम यहाँ से 5 साल आगे चले जाएं. इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस 2 लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था कि अगर कभी भी वर्ड लिखा हो हेंस, लेटर, आफ्टर, फ्रॉम नाउ, तो मींस उतनी एज ऐड कर देनी है. और लिखा हो कि अगो या बिफोर, तो उतनी एज प्रेजेंट एज से सब्ट्रैक्ट कर देनी है. और क्वेश्चन कहता है जेकब की एज आज से 5 साल आगे चले जाओ तो अपने ही बेटे की एज के 3 टाइम्स है. फिर 5 साल पीछे आ जाओ तो जेकब की एज अपने ही बेटे की एज के 7 टाइम्स है. तो मैं आपको बताना है दोनों की प्रेजेंट एज क्या है. तो मैंने लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ let the present age of Jacob be x year. हमने जेकब की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया x, and present age of his son be y year. Is this okay? या there is a need to repeat the question? चेक कर लेते हैं एक बार अगर आपको डाउट है तो. क्वेश्चन में लिखा था एक पर्सन था जेकब, उसका बेटा था, और अगर मैं 5 साल आगे ले जाऊं तो जेकब की एज अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स है. मैं 5 साल पीछे ले आऊं तो जेकब की एज अपने बेटे के 7 टाइम्स है. अकॉर्डिंग टू दैट वी कंटिन्यू. अकॉर्डिंग टू गिवन जेकब की एज से मैं 5 साल आगे जा रहा हूं, तो जेकब कितना हो गया x + 5. अपने आप से कनेक्ट करके सोच लिया करो कि तुम 15 साल के हो, 5 साल आगे ले गए तो आप कितने के हो गए 20 साल के. ऐसे ही जेकब x का है, 5 साल आगे x + 5, और बेटा कितना हो गया y + 5, क्योंकि दोनों ही 5 साल आगे गए. नाउ अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट जेकब की एज अपने बेटे की एज के कितनी टाइम हो गई 3 टाइम. तो जेकब इज ऑलरेडी अ पर्सन जिसकी एज ज्यादा थी और उसका बेटा की एज ऑफ कोर्स उससे छोटी होगी, इसलिए जेकब अपने बेटे की एज से कितने टाइम हो गया 3 टाइम. मेक इट सिंपल नाउ, एडजस्टमेंट करते हैं आराम से इसके अंदर. एंड हियर x - 3y = 10 which is considered as our first linear pair. Is this okay? 5 साल प्लस पहले दोनों की एज में 5 साल प्लस किया, फिर जेकब की एज अपने बेटे की एज पे कितने टाइम हो गई 3 टाइम हो गई. अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशन 5 साल पीछे आओ, x - 5 y - 5. एंड व्हाट इज गिवन टू अस राइट नाउ कि जब मैं 5 साल पीछे आ गए तो अब जो ये जेकब है वो अपने बेटे से 7 टाइम है, तो हमने इस बार इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो x - 5 7y - 35, इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं हम इस इक्वेशन को. तो ये आ रहा है x - 7y = -30.
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है बेटा कि पहले दो इक्वेशन तक पहुंचो, और मैं इस तरह से अपने दोनों इक्वेशन तक पहुंच गया। पहले 5 साल ऐड किया, उसे 3 टाइम करा, 5 साल माइनस किया, उसे 7 टाइम करा। नाउ वी कंसीडर एनी वन इक्वेशन ऑफ इट। तो मैंने कंसीडर कर ली, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट राइट नाउ। तो फर्स्ट इक्वेशन है x minus 3y equal to 10, which is x equal to 3y plus 10। तो ये फर्स्ट आ गया। Is this okay? Now put the value of x in equation second, क्योंकि फर्स्ट हमने कंसिडर करी है। तो ये आ गया 3y plus 10 minus 7y equal to minus 30, 4y equal to minus 40, so y become 10 here। तो जेकब के बेटे की एज कितने साल की हो गई? 10 साल की हो गई। सो x जो था 3y plus 10 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पुट किया, और जेकब की एज आ गई 14 है। तो हेंस वी आर सेइंग दैट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज 40 years। जेकब तो 40 साल के हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 years। उसका बेटा 10 साल का है। लेट बी क्लियर अगेन। मैंने दोनों की एज को x और y माना एज देयर प्रेजेंट एज। 5 साल आगे ले गया तो दोनों में 5 प्लस कर दिया, और जेकब की एज अपने बेटी की एज के कितने टाइम आ गई? 3 टाइम्स आ गई। तो x plus 5 equal to 3y plus 15, make it simplified that term, ये रिजल्ट आ गया x minus 3y equal to 10। ऑन द अदर एंड जब मैं 5 साल पीछे ले आया तो जेकब की एज अपने बेटी की एज के 7 टाइम हो गई। गेट द अनदर इक्वेशन फ्रॉम दिस। After having both of the equations, what we need to do, as it is already given that कि substitution नहीं लगाना, तो we plan for that। हमने प्लान किया, एक इक्वेशन को उठा के x निकाला और दूसरे में डाल दिया। Either you need to find out x or y, this your choice। तो मेरे को x निकालना आसान लग रहा था क्योंकि उसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं था। x निकाला, उसे सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करा, y आ गया, देन x आ गया। x और y से दोनों की एज आ गई। एक पॉइंट याद रखना, हर क्वेश्चन में जो भी आप आंसर निकालोगे उसकी यूनिट जरूर लिखना है। अगर रुपीस में है तो रुपीस लिखोगे, एज है तो ईयर लिखोगे, वेट है तो केजी लिखोगे, नंबर है तो कोई यूनिट नहीं लिखोगे। इसको लिखना बहुत जरूरी है। जी बेटा, ये आप लोगों ने आज एक्सरसाइज 3.3 ओवर कर लिया, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है एलिमिनेशन बाय कोएफिशिएंट मेथड। उसमें फिर से x और y ही निकालना सीखना है, लेकिन वो अलजेब्रिक मेथड का दूसरा पार्ट है। वो भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं प्रैक्टिकली या मेरी ओपिनियन में वही पार्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर पेपर पे मेंशन ना हो, एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छा है, पर स्टिल इसको भी सीखना है। अगर बाई चांस बोर्ड में पर्टिकुलरली मेंशन आता है सब्स्टिट्यूशन, तो यू हैव टू डू दिस वन आल्सो। तब तक इसे अच्छी तरह डिस्कस कर लो, पढ़ लो, अपने डिफरेंट बुक से ट्राई करो, एंड हैव अ नाइस डे।